नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज और मैं हूं श्याम। भारत के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी किसी परिचय के मुहताज नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ अनछुए पहलू जिसे कहीं किताबों में नहीं देखा जा सकता, पढ़ा जा सकता, वैसे बातों की जानकारी के लिए उनके ही परिवार में उनके पौत्र ऋत्विक उदयन जी से हम बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आप ऐसे परिवार से हैं जिन पर राष्ट्र भी गौरव करता है, उन्हें अभिमान है हमारे देश के लिए, विदेशों में भी उनके बारे में चर्चा होती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी लेखनी से आज़ादी के आंदोलन में भी लोगों को जागरूक करने का काम किया। कुछ ऐसी बातें जो दिनकर जी के बारे में कहीं देखने और पढ़ने को नहीं मिलता है, आप अपने परिवार में सुने हैं, जानते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। तो कुछ एक चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मैं खुद कैसा महसूस करता हूँ और मुझे क्या लगता है। तो मैंने ये पहले भी कई बार लोगों से कहा है और बार बार इसलिए कहता हूँ कि यही सच्चाई है और यही मेरी सोच है कि दिनकर जी का पौत्र होना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और दिनकर परिवार में पैदा होना मेरे लिए एक तरह से कहें तो हो सकता है कुछ पिछले जन्म के पुण्य का फल रहा होगा। और इस गर्व और गौरव के साथ एक तरीके से कहें तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि दिनकर साहित्य को जन जन तक ले जाने में जितना कंट्रीब्यूट कर सकूं वो करूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए और 2023 के सितंबर में बाबूजी के देहांत के बाद इस पूरे एक तरीके से का मुहिम शुरू किया जिससे दिनकर साहित्य को जन जन तक लेकर जा सकूं, दिनकर साहित्य के प्रचार, प्रसार और विस्तार पर काम कर सकूं। जैसा आपने कहा कि दिनकर जी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह होगा। फिर भी कुछ एक चीज़ें हैं जो बड़ी रोचक हैं और अच्छी हैं, जो कभी कभी ध्यान में आती रहती हैं और उस पर चर्चा या सोच विचार भी होता रहता है। तो कुछ एक लोगों ने क्या कहा, मतलब कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डेड होगा, बट जो मुझे अभी याद आ रहा है, तो बाबा को जब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि दिनकर जी को 4 ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने चाहिए थे। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उनको 4 ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने चाहिए थे, एक पद्य के लिए, एक गद्य के लिए, एक भाषा के लिए और एक हिंदी सेवा के लिए। महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि दिनकर जी राष्ट्र कवि नहीं, विश्व कवि थे। तो इस तरह की सोच, इस तरह की चर्चाएं उनके बारे में, और जो आप कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ या जो भी लोग कहते हैं, तो एक तरीके से उन सारे सोच विचारों की पुष्टि करती हैं ये बातें जो जाने माने और बड़े बड़े साहित्यकारों ने बाबा के बारे में कहा। मेरी अपनी सोच है कि दिनकर जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रशंसित कवि, लेखक, विचारक
दार्शनिक, शिक्षाविद, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन और स्वतंत्रता सेनानी थे। एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण और इतने अलग अलग तरीके के एक्सपर्टीज बोल सकते हैं शायद, मिलना काफ़ी मुश्किल प्रतीत होता है। अगर मैं सोचने बैठूं तो बहुत कम ही लोग होंगे जो इन 7-8 चीज़ें जो मैंने कही बाबा के बारे में, उन सभी चीज़ों को एक साथ अपने पर्सनालिटी में सम्मिलित कर पाते होंगे। बाबूजी से और मम्मी से, फूआ लोग से, चाचा लोग से, बड़े भाइयों से, बड़ी बहनों से काफ़ी कुछ कहानियाँ और बाबा के बारे में सुनने को मिलता है जो काफ़ी रोचक हैं। बच्चों से खास लगाव था। तो दिल्ली रहते थे तो दिल्ली में जो भाई बहन लोग थे, चाचा जी के बच्चे लोग, फूआ के बच्चे लोग, तो उन लोगों के साथ काफ़ी समय व्यतीत करते थे दिल्ली में। और जब पटना आते थे तो यहाँ पटना में जितने बच्चे लोग थे वो लोग काफ़ी उत्साहित होते थे कि बाबा आने वाले हैं। और बाबा आते थे तो सभी बच्चों को नियमतः इंडिया कॉफ़ी हाउस लेकर जाते थे। तो वो भी एक एक्साइटमेंट रहता था लोगों में कि बाबा आएंगे तो इंडिया कॉफ़ी हाउस जाएंगे। और कई एक सुनी सुनाई कहानियां हैं जो मतलब काफ़ी अच्छी और रोचक, जैसे मैंने कहा रोचक हैं। तो मुझे लेकर एक बार गए थे तो कोई एक बड़े साहित्यकार भी वहाँ पे थे साथ में, और शायद उनको देखकर मैं किसी कारणवश डर गया था और मैंने रोना शुरू कर दिया और मेरा रोना चुप नहीं हो रहा था। तो बहुत आदरपूर्वक बाबा ने उनसे कहा कि आप हम लोगों को थोड़ी देर, मतलब ऋत्विक के सामने से आप थोड़ी देर के लिए हट जाएं, आपको देखकर ये डर गया है। तो नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत तरह की बातें लोग बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ही घनिष्ठता थी उनसे, पारिवारिक तौर पे, साहित्यिक तौर पे, सामाजिक तौर पे घनिष्ठता थी बाबा की, और काफ़ी उठना बैठना आना जाना होता था। और बाबूजी ने भी कुछ संस्मरण लिखे हैं बाबा के बारे में। तो वो पिता पुत्र का प्रेम तो देखकर ऐसा लगता है कि भगवान और भक्त के बीच का जो रिश्ता होता है वही है। अपने पिताजी के जैसा मैंने पिता भक्त शायद ही देखा होगा दुनिया में। बहुत मानते थे, बहुत आदर करते थे, और उनका संस्मरण है, कभी पढ़कर सुनाऊंगा आपको या शेयर करूंगा आपके साथ। रश्मि रथी कंप्लीट हुआ था तो 7वें सर्ग के अंत में जब कर्ण का वध हो जाता है, तब जब वो लिख कर कमरे से बाहर निकले थे तो फफक फफक कर रो रहे थे। और बाबूजी लिखते हैं कि पिताजी को, या बाबूजी, मेरे बाबूजी भी बाबा को बाबूजी ही बोलते थे, तो उनका उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरीके से उनको रोते हुए शायद जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तब उस वक्त भी बाबा इसी तरह से फपक फपक कर रोए थे, जैसा वो जब कर्ण के वध के बारे में जब रश्मि रथी में लिखा था उसके बाद। तो ये सब कुछ है सोच, और कुछ कहानियाँ, और कुछ छोटी मोटी यादें। दिनकर जी की
कोई एक कविता जो आप बेहतर गुनगुना सकते हैं? वैसे तो कई कविताएं हैं, नील कुसुम काफ़ी पसंद करता हूँ, लेकिन पाठ करने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा रश्मि रथी में ही आता है, क्योंकि रोमांच की एक अलग लेवल पे लेकर जाती है वो पूरी की पूरी कृति जो है रश्मि रथी, और तृतीय सर खास करके जिसमें कृष्ण की चेतावनी है, तो उसी के कुछ दो पंक्ति अगर सुना सकता हूँ। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये, और मैं पिछले 30 वर्षों से कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। 1996 से काम करना शुरू किया, अभी 2025 तो तकरीबन 30 साल पूरे हो जाएंगे। और मैं बाबा के लाइंस को काफ़ी यूज़ करता हूँ अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो मैसेजेस में हो या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन हो अपनी टीम के साथ, या जब भी मैं मिलता हूँ उन लोगों से तो बाबा की पंक्तियाँ ज़रूर यूज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी प्रेरणादायक हैं उनकी, मतलब काफ़ी मोटिवेट करती हैं लोगों को। और रश्मि रथी के बारे में तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जिस मूड में हैं उस मूड का कुछ न कुछ रश्मि रथी में आपके लिए रखा हुआ है। आप दुखी हैं तो उस दुख का निवारण कैसे हो वो रश्मि रथी में है। और मतलब कुछ भी, किसी भी तरह की मतलब अगर रश्मि रथी को कोई अगर इंटरनलाइज कर ले तो उसके बियॉन्ड शायद लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए होगा किसी को। ऐसी संपूर्णता है उस कृति में। अभी हाल ही में आपने दिनकर जी रचित रश्मि रथी पर एक कार्यक्रम भी किया था। अभी युवा पीढ़ी है, खास करके दिनकर जी के समाज का, वो साहित्य से दूर हो रहे हैं। उन लोगों में साहित्य के लिए रुचि जगाने का आप जिस परिवार से हैं आपका दायित्व बनता है कि लोगों में साहित्य की ये जागरूकता, जिज्ञासा जगाई जाए। इसके लिए आपने कोई विचार बनाया है क्या? तो वही जो मैं बता रहा था श्याम जी, जब 2023 में 31 दिसंबर 2023 को मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप कंपनी में काम करता था मैं, तो 31 दिसंबर 2023 को मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके दिनकर साहित्य से रिलेटेड काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया मैंने। और 24 अप्रैल 2024 को, पिछले साल बाबा की पुण्यतिथि पर, दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और इस पूरे मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई सारे लोग। उनमें से ख़ास तौर से नीरज जी हैं, जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के नाम से एक ट्रस्ट बनाकर उसके माध्यम से दिनकर साहित्य पे और विवेकानंद जी पे और रविन्द्रनाथ ठाकुर पे और बाल गंगाधर तिलक पे और कई अन्य साहित्यकारों पर काम करते हैं। और उनसे वो काफ़ी, मतलब पिछले 30-35 साल से इस पे लगे हैं, तो उनका काफ़ी सहयोग रहता है कोई भी काम करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं अरविंद भैया, वो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से काफ़ी काम करते हैं दिनकर साहित्य पे। और पटना के, खास करके पटना के, मतलब देश भर में तो करते ही हैं, लेकिन खास करके पटना में मुझे लगता है जितने भी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मिलकर अरविंद भैया एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दिनकर साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए। मेरे और भाई बहन लोग, परिवार के लोग, सभी लोग जिस भी तरीके से दिनकर साहित्य के प्रचार प्रसार में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं। मेरे एक बड़े भाई हैं अमिताभ भैया, वो अमेरिका में रहते हैं, और पिछले साल उन्होंने अमेरिका में एक करीब बाबा पे 1 घंटे का पूरा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन अपनी सोसाइटी में वहाँ पे लोगों को दिया था, और काफ़ी अच्छा था वो। तो इसके अलावा पिछले 24 अप्रैल को जो काम शुरू हुआ उस समय से लेकर अभी तक हमको लगता है करीब 2.5 दर्जन कार्यक्रम हम लोगों ने किए होंगे पूरे देश भर में। दिल्ली में हुआ है, कोटा में हुआ है, कोटा राजस्थान में, हरियाणा में कार्यक्रम हुआ है,
नेतरहाट में कार्यक्रम हुआ है, रांची में कार्यक्रम हुआ है, पटना में कार्यक्रम हुआ है, सिमरिया में कार्यक्रम हुआ है। सिमरिया में नियमतः 24 अप्रैल और 23 सितंबर, जो कि 24 अप्रैल बाबा की पुण्यतिथि और 23 सितंबर बाबा के जन्म दिवस के दिन एक साहित्यिक कार्यक्रम हर साल होता है और पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है। बाबूजी पहले उसको करवाते थे, मतलब, और बाबूजी सपोर्ट करते थे उसको। और वहाँ पे रामनाथ जी हैं जो दिनकर पुस्तकालय के माध्यम से, और भी एक आध वहाँ पे जो संस्थाएं हैं जो लोग दिनकर साहित्य को जन जन तक ले जाना चाहते हैं, वो नियम पूर्वक कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। बेगूसराय वगैरह से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बिहार सरकार के माध्यम से भी पिछले साल सितंबर में हम लोगों ने करीब 1.5 दर्जन कार्यक्रम पूरे बिहार भर में किया था। हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था कि दिनकर जी की जन्म तिथि 23 सितंबर और उसी समय सितंबर में जो हिंदी भाषा का जो सेलिब्रेशन होता है वो होता है। तो उस दरमियान हम लोगों ने प्रपोज़ल दिया था और उसको ध्यान में रखते हुए कला संस्कृति विभाग ने करीब 18 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स में दिनकर साहित्य पे कार्यक्रम करवाया था। इसके अलावा मैं एक चीज़ें और कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि बीच का जो एक जनरेशन था उसमें उसका हिंदी साहित्य से थोड़ा सा रुचि हट गया था, बट अभी दोबारा मुझे लगता है काफ़ी लोग हिंदी साहित्य से जुड़कर और ख़ास करके सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं हिंदी साहित्य को। चाहे वो आशुतोष राणा जी हों, चाहे वो मनोज मुंतशिर जी हों, चाहे वो मनोज बाजपेयी जी हों। तो ये लोग दिनकर साहित्य को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन लोगों के माध्यम से भी दिनकर साहित्य और अन्य बड़े साहित्यकारों की कृतियाँ भी काफ़ी बड़े पैमाने पर मुझे लगता है देश भर में प्रमोट हो रही हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग हिंदी साहित्य को वापस ट्रैक पर आता हुआ देख रहे हैं और मुझे भरोसा है कि अगले 2 से 3 साल में इस पे और काफ़ी विस्तृत कार्यक्रम होंगे और उनके माध्यम से और हम इसको दूर दूर तक और डीपर इन द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब लेकर जा सकेंगे। लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक रामधारी जी को पहुंचाने के लिए फिल्मी दुनिया को भी कोई न कोई योगदान देना चाहिए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इस पर आपका क्या विचार? हाँ, मुझे लगता है कि बाबा पे एक बायोपिक बनना चाहिए। दूरदर्शन ने बनाया भी है, बट वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री था। मुझे लगता है 2013 या 2012 के आसपास बना होगा। तो विरासत के नाम से बनाया था उन लोगों ने। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ लिखा है दिनकर जी ने जिसके आधार पर मूवीज़ बन सकती हैं। उर्वशी पे मूवी बन सकता है, रश्मि रथी पे मूवी बन सकता है, संस्कृति के 4 अध्याय पे पूरा एक सीरीज़ बन सकता है। उससे बड़ी मेरे हिसाब से हिंदी में लिखा हुआ उससे बड़ा और कोई साहित्य नहीं हो सकता है भारत के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में। तो उस पे डेफिनेटली एक सीरीज़ बनना चाहिए। कुछ एक लोगों से बातचीत भी हुई है, चर्चा हुई है, बट आगे बात बढ़ी नहीं है। उम्मीद है कुछ न कुछ आगे चलकर होगा। तो या वो बायोपिक के फॉर्म में हो, या एक वेब सीरीज़ के फॉर्म में हो, या एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के फॉर्म में हो, बट होना चाहिए ज़रूर। नेहरू जी के साथ वो सदन में भी अपना समय बिताया था, उसके बारे में भी वो कहीं ना कहीं अपने लिखने से कुछ लिखा होगा। क्या उनके बारे में कुछ आपके पास संस्मरण हो तो? ये तो सुनी सुनाई है, और जितना मैंने सुना है उतना आप लोगों ने भी सुना ही है सबने। और ये तो काफ़ी चर्चित है कि एक बार सीढ़ी पर आगे नेहरू जी जा रहे थे और थोड़ा लड़खड़ा गए थे, तो बाबा पीछे थे, तो उन्होंने हाथ देकर उनको सपोर्ट किया था। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपने मुझे बचा लिया आज गिरने से। तो उस पर बाबा ने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसे संभालेगा। तो इस तरह की छोटी बड़ी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो
वाजपेयी जी बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दो बार कहा कि वो संसद में भी जब रहते थे तो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे एज एन इंडिविजुअल वो करते थे, बिना किसी बायसनेस के। ऐसा नहीं था कि वो अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर कांग्रेस ने कुछ व्हाटएवर, आई मीन कांग्रेस एक सिर्फ नाम ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पक्ष और विपक्ष, उनकी अपनी सोच थी जो कि देश के लिए थी, और उस सोच से वो उनके जो उसूल थे और जो सोच थी उस पे वो अडिग थे, उससे हिलते नहीं। देश के धरोहर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र ऋत्विक उदयन जी से राष्ट्र कवि के कुछ अनछुए पहलू को आपने सुना, और ऋत्विक जी दिनकर साहित्य को लेकर के कितने उत्साहित हैं, ये लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए, इनके परिवार के लोग इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपने जाना। सर, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, थैंक यू सो मच आपका और आपकी संस्था का, जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको करते रहिए, जिस तरीके से भी हम सभी लोग मिलकर आपके मुहिम को आगे बढ़ा सकें, उसमें ज़रूर साथ मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य आमला न्यूज़ को देखते रहें, और इसी तरह अलग अलग मुद्दों पर कुछ अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।